हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक नई टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। लर्निंग के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं और उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, सिद्धांत कौन से होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जो लर्निंग होती है अर्थात जो अधिगम होता है उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके दो फैक्टर होते हैं जो कि मेन हम जिनको कह सकते हैं। नंबर 1 आपका है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स जिन्हें हम कह सकते हैं व्यक्तिगत कारक। क्लियर? ये वो कारक हैं जो कि अधिगम करने वाले व्यक्ति अर्थात सीखने वाला जो व्यक्ति है उसके खुद के स्वयं के जो भी कारक उसको प्रभावित करते हैं अधिगम के समय। तो उन कारकों को हम पर्सनल फैक्टर्स के अंदर रखेंगे। और सेकंड हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स अर्थात पर्यावरणीय कारक। ये वो कारक हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि पर्यावरण के द्वारा अर्थात जिसमें अधिगम करता जो व्यक्ति है, जिस पर्यावरण में रह रहा है, उस पर्यावरण का उस प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। पर्सनल फैक्टर अर्थात व्यक्तिगत कारक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स अर्थात पर्यावरणीय कारक। तो आइए हम जानते हैं पर्सनल फैक्टर्स के बारे में। यहाँ हमने टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख रखी हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 फैक्टर की अर्थात पर्सनल फैक्टर अर्थात व्यक्तिगत कारक के बारे में। तो पर्सनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या है, आयु अर्थात एज। तो जो लर्नर है उसकी जो एज है, आयु है, वो सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। अर्थात अगर कोई यंग एज का व्यक्ति है तो उसके अंदर सीखने की जो लर्निंग की प्रोसेस होगी वो फास्ट होगी। और जो जिसकी एज बढ़ चुकी है या जिसकी एज ज़्यादा है तो उसके सीखने की जो दर है, उसके सीखने का जो रेट है वो घट जाएगा अर्थात कम हो जाएगा। तो आयु बहुत बड़ा रोल निभाती है किसी भी व्यक्ति की लर्निंग प्रोसेस में। सेकंड की अगर हम बात करें तो दैट इज मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता। मैच्योरिटी का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है लर्निंग की प्रोसेस के लिए। यदि कोई व्यक्ति मैच्योर है तो उसकी जो लर्निंग की रेट होगी वो अलग हो जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति मैच्योर नहीं है तो वो अपने कार्य के प्रति उतना जागरूक नहीं रहता है, लिहाजा लर्निंग की जो रेट है वहाँ पर घट जाएगी। थर्ड हमारा क्या कहते हैं फैक्टर है, वो क्या है, मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा। मोटिवेशन को हम एज ए हाईवे कह सकते हैं लर्निंग के लिए। हाईवे जैसे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ना, जिस पर बिना बाधा के कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जा सकता है कम समय के अंदर। तो मोटिवेशन उसी तरीके से हमारे अंदर काम करता है। अर्थात अगर हम अंदर से मोटिवेटेड हैं लर्निंग के लिए अर्थात सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख सकते हैं। और अगर हम मोटिवेटेड नहीं हैं और हम कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए प्रयासरत नहीं हैं तो हमारा जो कहते हैं लर्निंग की प्रोसेस है वो घट जाएगी। नंबर 4 है हमारा फटीग अर्थात थकान। थकान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति कहते हैं थका हुआ है, उसको नींद आ रही है, या उसको कहते हैं अत्यधिक काम करने के कारण वो इतना शारीरिक तौर पर तैयार नहीं है कि सीख सके कुछ नया, तो थकावट भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, एक बहुत बड़ा कारक है जो कि लर्निंग की प्रोसेस को प्रभावित करता है। और ये हमारा पर्सनल फैक्टर अर्थात व्यक्तिगत कारक में आता है। नंबर 5 है हमारा इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार बताने पर ही वो सीख जाते हैं बहुत जल्दी, उनकी लर्निंग फास्ट हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार रिवाइज करने पर भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अर्थात यहाँ पर उस किस चीज़ का रोल है, इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता का, कि किसी भी व्यक्ति की जो कैचिंग पावर है, जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, वो कितना कारगर है या कितना तेज है। तो बुद्धिमत्ता का प्रभाव लर्निंग की प्रोसेस पर
अवश्य पड़ता है और 100% पड़ता है। तो बुद्धिमत्ता, इसके बाद अगर हम बात करें विल टू लर्न अर्थात सीखने की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति सीखने की इच्छा रखता ही नहीं है, उसके अंदर डिजायर नहीं है कि वो सीखना चाह रहा हो, तो आप उसे सिखा नहीं सकते कभी भी, ठीक है। तो जो लर्नर है उसको ये चाहिए कि उसके अंदर जो इच्छा है सीखने की वो उसको जागृत करे, उसको जगा करके रखे, उसको जला करके रखे, ताकि वो कुछ नया सीख सके। तो विल टू लर्न ये भी एक बहुत बड़ा कारक है लर्निंग के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारा है गोल ऑफ अ पर्सन अर्थात व्यक्ति का लक्ष्य। तो किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आपका लक्ष्य है कि मैं ये फलाना जो एग्ज़ाम है उसको पास करके क्या है, मैं वो जो पद है उसको मैं पाना चाहता हूँ। तो आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर जो आपकी लर्निंग की प्रोसेस होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो एक रास्ता है, एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप पहुँच सकते हैं अपने लक्ष्य तक। तो ये जो लक्ष्य है ये बहुत बड़ा कारक बनता है हमारी लर्निंग प्रोसेस के लिए। अगर लक्ष्य कहते हैं हमारी लर्निंग के अकॉर्डिंग है तो हम बहुत जल्दी वहाँ पर सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड अर्थात रुचि एवं अभिवृत्ति, ठीक है। तो इंटरेस्ट की हमने बात कर ही ली कि अगर कोई व्यक्ति की इच्छा है, रुचि है और जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, वो उसकी रुचि के अनुसार है तो वो व्यक्ति वहाँ पर अच्छे तरीके से सीखेगा, अर्थात लर्निंग की जो रेट है वो वहाँ पर बढ़ जाती है। एटीट्यूड की अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आया हुआ है तो वहाँ पर लर्निंग अच्छी होगी, और अगर वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आया हुआ है, उसको मान लीजिए कोई क्लास में बैठा हुआ बच्चा है और उसका मन नहीं लग रहा, उसकी रुचि नहीं है और वो शरारत करना चाह रहा है, उसका एटीट्यूड कहते हैं नेगेटिव एटीट्यूड है, तो वो वहाँ पर लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट और एटीट्यूड अर्थात अभिवृत्ति, इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है लर्निंग की प्रोसेस पर, अर्थात अधिगम की जो प्रक्रिया है उस पर। और लास्ट की अगर हम बात कर लें अपना, तो वो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अर्थात शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो अभी हमने बात करी थी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति थका हुआ है, तो ऐसे ही अगर कोई फिजिकली तौर पर बीमार है, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है और मेंटली अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति की जो लर्निंग की प्रोसेस है वो घट जाएगी, लर्निंग की जो रेट है वो घट जाएगी। तो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, मान लीजिए इंटरेस्टेड है वो व्यक्ति, एटीट्यूड उसका कहते हैं पॉजिटिव है सीखने के लिए, गोल भी उसका कहते हैं है, इसके बाद उसकी सीखने की इच्छा है, तो ये चीज़ें क्या है उसकी हेल्प करती हैं लर्निंग को बढ़ाने में, लर्निंग को सफल बनाने में, अर्थात अधिगम को सफल बनाने के लिए। तो ये कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं, व्यक्तिगत कारक हैं जो कि किसी भी एक लर्नर को अर्थात जो सीखने वाला व्यक्ति है उसको प्रभावित करते हैं, उसकी सीखने की जो रेट है, जो दर है, उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड फैक्टर की अर्थात एनवायरमेंटल फैक्टर के बाद। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो भी काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, तो वो है फिजिकल एनवायरनमेंट अर्थात भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण अर्थात आपका जैसे कि मान लीजिए जो लर्निंग की प्रोसेस जहाँ पर हो रही है, जो जगह निर्धारित की गई है, उस जगह पर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं। अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर हवा के लिए पंखे की, कूलर की या एसी की, जो भी कहते हैं आपकी आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं व्यवस्था है अथवा नहीं, बैठने की व्यवस्था क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स की व्यवस्था क्या है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल अर्थात भौतिक जो पर्यावरण है वो हमारा कैसा है, शोरगुल तो नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें जो कि एक क्लासरूम, जैसे कि कोई क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में एक प्रॉपर व्यवस्था होती है, एक बोर्ड होता है, बेंचें डली होती हैं जहाँ पर बच्चे बैठते हैं और वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से ऑडियो विजुअल्स का यूज करके और एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करा जाता है, फिजिकल इन्वायरमेंट को क्रिएट करा जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि भौतिक पर्यावरण के लिए जो चीज़ें चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सर्दी का मौसम है तो वहाँ पे दिक्कत ना हो, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। मान लीजिए गर्मी ज़्यादा है और वहाँ पर अगर पंखे की व्यवस्था नहीं है, हवा की व्यवस्था नहीं है, ठंडी हवा की, तो व्यक्ति वहाँ पर लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इसे हम कहेंगे भौतिक पर्यावरण अर्थात फिजिकल इन्वायरमेंट। तो ये हमारे लर्निंग की प्रोसेस को अर्थात जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट अर्थात सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण अर्थात जिस पर्यावरण में लर्नर रह रहा है, अर्थात जो सीखने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति जिस समाज का हिस्सा है, उस समाज का नेचर क्या है, उस समाज की प्रकृति क्या है, वो किस वातावरण में रह रहा है। अगर वहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, लोग कहते हैं मोटिवेटेड होंगे और लोग कहते हैं कोई नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तो वो व्यक्ति भी वैसा ही बनेगा। ठीक है, और अगर वहाँ पर प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है लर्नर को, तो उसकी भी जो एटीट्यूड है उसका वो नेगेटिव हो जाएगा लर्निंग के प्रति। तो सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत हद तक, काफ़ी हद तक कहते प्रभावित करता है हमारे लर्निंग की प्रोसेस को अर्थात अधिगम की प्रक्रिया को। नंबर थर्ड है हमारा टाइम। टाइम अर्थात समय। समय भी काफ़ी हद तक हमारी जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि सही समय पर अगर सही लर्निंग की जा रही हो तो उसका प्रभाव अलग होगा, पॉजिटिव होगा और उसकी जो रेट होगी वो हाई होगी अडॉप्शन की। और अगर हम बात करें कि सही समय नहीं है और बिना सही समय के अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं या लर्निंग की प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ काम नहीं करेगी। मान लीजिए अगर हम फार्मर की बात कर लें, फार्मर रबी सीजन के लिए तैयारी कर रहा है, रबी सीजन की जो फसल उसे बोनी है उसके लिए तैयारी कर रहा है, और आप वहाँ पर जाकर के अगर खरीफ सीजन की किसी भी फसल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे तो वो उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लक्ष्य में भी नहीं आएगा और वहाँ पर उसको लगेगा कि उसका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, उसका जो समय है वो बर्बाद हो रहा है, वो कहीं और लगा सकता है उस एनर्जी को। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा और आपकी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। लिहाजा समय का भी हमें बहुत अधिक ध्यान रखना है, और समय को इसलिए हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर अर्थात पर्यावरणीय कारक में शामिल किया है। नंबर 4 हमारा है फटीग एंड रेस्ट अर्थात थकान एवं विश्राम। यहाँ थकान की अगर हम बात कर रहे थे, जो पर्सनल फैक्टर था उसमें जो थकान थी वो पर्सनल एक इंडिविजुअल की बात हमने करी थी, लेकिन फटीग और रेस्ट का मतलब क्या है, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि जब लर्निंग की प्रोसेस की जा रही है, हम एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं लर्निंग के लिए टीचिंग के द्वारा, तो वहाँ पर एक प्रॉपर टाइम इस तरीके से टाइम बाउंड करना चाहिए कि वहाँ पर जो लर्नर है उसको थकान महसूस ना हो। ठीक है, और बीच में हमें क्या करना है, रेस्ट भी देना चाहिए, ताकि जो लर्नर है वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके दोबारा से लर्निंग के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर हम किसी स्कूल का ही उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ पर टाइम टेबल बनाया जाता है। ठीक है, 1st to 4th, 1st, 2nd, 3rd क्लास होती है और उसके बाद क्या होता है, लंच होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि लगातार एक स्थिति में काफ़ी समय तक बैठने से क्या होता है, थकान हो जाती है, फटीग हो जाता है। ठीक है, और जब हम 1 घंटे का लंच दे देते हैं तो उनको प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है और एक दोबारा से उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और वो फिर दोबारा से तैयार होकर के आते हैं लर्निंग के लिए। ठीक है, तो उनको रेस्ट मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ हैं इनको हम कहेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए 2 कारक हैं, एक पर्सनल फैक्टर अर्थात व्यक्तिगत कारक, सेकंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अर्थात पर्यावरणीय कारक, जिनके बारे में हमने बात कर ली है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हमारे मेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं
टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि जो PDF आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उस चैनल पर वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि जो और लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।